हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एनवाईसी एकेडमी पर। प्यारे साथियों, आप सभी अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग इस समय जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को लेकर के छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से जो है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ते चले आ रहे हैं। और आज उसी श्रृंखला में हम लोग एक बहुत ही अच्छा टॉपिक, बहुत ही शानदार टॉपिक लेकर साथ में चलने वाले हैं। आज देखो, आपको ज्योग्राफी पढ़ाई जाएगी। ज्योग्राफी में मैंने आपको पिछली जो क्लासेस हुई हैं उसमें से मैंने आपको भारत का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया पढ़ाया हुआ है। और भारत के परिचय में मैंने आपको जो है भारत का विस्तार, भारत की जो है भारत का क्षेत्रफल से लेकर के भारत की जनसंख्या के मामले में जितना भी सब कुछ है वो सब पढ़ा दिया है। तो अभी बात रह जाती है भारत के, देखो, पड़ोसी देश भी मैंने पढ़ा दिए, उनसे लगने वाली सीमाएं भी पढ़ा दी हैं। तो बात इंपॉर्टेंट ये रह जाती है कि अब भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ भारत के विवाद, भारत के क्या समझौते हैं, ये पढ़ने बहुत जरूरी हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न एग्जाम में एक बार नहीं कई बार बनते हैं। तो मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से मैप के जरिए बताता चलूंगा, बस आप हमारे साथ बने रहिए। सेशन को आप सभी प्यारे साथी लाइक और शेयर कर दीजिए। जो भी हमारे साथ नए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का सेशन जो है, आज की क्लास। देखो दोस्तों, कहा जाता है कि साथियों, हिम्मत बढ़ानी है तो चुनौतियों को स्वीकार करो, सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी, बस प्रयास करो, बस प्रयास करो। तो बस आपको प्रयास करते रहना है, अपने हिम्मत को आपको जो है बिल्कुल मजबूत रखना है। और एक दिन वो आएगा जब आपको सफलता बिल्कुल मिलेगी। बस हमको अपनी लगन और अपनी मेहनत के साथ बस अपने कार्य को अंजाम देते रहना है। ठीक है, तो हम लोग जल्दी से आगे बढ़ते हैं, आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखो, आज जो हमारा टॉपिक है, पड़ोसी देश जो भी भारत के हैं, वो चाहे स्थलीय पड़ोसी देश हैं या जलीय पड़ोसी देश है, उनके साथ भारत के संबंध, भारत के से जो है जुड़े हुए प्रश्न जो है, जो एग्जाम में एक बार नहीं कई बार पूछे गए हैं। तो मैं, आप सभी को मालूम होगा कि मैं अपने नोट्स के माध्यम से आपको पढ़ाने का, समझाने का प्रयास करता हूं। तो बिल्कुल जैसे नोट्स बने हैं वैसे ही मैं आपको बिल्कुल वैसे ही समझा देता हूं, पढ़ा देता हूं। तो प्लीज आप सभी पूरा वीडियो देखिएगा और वीडियो को स्किप नहीं करिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिएगा। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम देख पा रहे हैं, सबसे पहला पड़ोसी देश है श्रीलंका। तो श्रीलंका की हम बात करें, इसके साथ भारत के क्या क्या प्रश्न बनेंगे आपके एग्जाम में, और भारत के साथ ये क्यों आपको पढ़ना है, ये सब बातें हम यहां पर समझेंगे। देखो, श्रीलंका जो देश है, इसका पुराना नाम सिलोन है। क्या है? सिलोन। तो अब ये क्वेश्चन कई बार आया है कि श्रीलंका का पुराना नाम क्या होता है? सिलोन होता है। अब हम इसकी आकृति की बात करें तो इस देश की आकृति बिल्कुल नारियल की आकृति का देश है, या बूंद की तरह है इसका जो है आकार होता है। आप नीचे देखते हैं, भारत में नीचे की ओर ऐसे जो है ये ऐसे लटका रहता है। ठीक है, अब यहां पर हम बात करें, श्रीलंका का मुख्य प्रायद्वीप क्या है? जाफना। अब ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि जाफना प्रायद्वीप किस देश का है? तो जो जाफना प्रायद्वीप है वो श्रीलंका का है। आप इसको याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी जाफना प्रायद्वीप का एक बहुत ही प्रसिद्ध लिट्टे संगठन होता था, लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर एलियम, आतंकवादी संगठन है। इसी संगठन ने राजीव गांधी की हत्या की थी, ऐसा कहा जाता है। ठीक, तो जाफना प्रायद्वीप के विषय में बात है। श्रीलंका की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? तो श्रीलंका की सबसे पवित्र नदी होती है साथियों महावेली गंगा। कौन सी होती है? महावेली गंगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट अगला स्लाइड लेते हैं। तो अगले स्लाइड में आप देख पा रहे हैं बंगाल की खाड़ी है। देखो, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी और पाक जलसंधि, पाक खाड़ी, राम सेतु, मन्नार की खाड़ी, इन सबको देखना है। देखो, तो बे ऑफ पाक की हम बात करें तो मैं आपको एक स्लाइड के जरिए से थोड़ा सा समझाने का प्रयास, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये स्लाइड, जैसा कि आप सभी देख लीजिए यहाँ पर। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये भारत का हिस्सा है, ये जो आपका हिस्सा है यहाँ पर, ये भारत का हिस्सा है। ठीक है, और ये श्रीलंका यहाँ से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर ये श्रीलंका का तलाई मन्नार है और ये पंबन द्वीप है। ठीक है, अब पंबन द्वीप यहाँ पर पाक बे, पाक की खाड़ी हो गई यहाँ पर। ठीक है, और गल्फ ऑफ मन्नार, ये मन्नार की खाड़ी हो गई। ठीक है, और पाक स्टेट, ये पाक जल संधि हो गया यहाँ पर। तो इसमें सब कुछ, और ये जाफना प्रायद्वीप अभी जो मैंने बताया, ये जाफना प्रायद्वीप है ये। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि बंगाल की खाड़ी जो है, ये पूरा जो बीच का हिस्सा होता है, ये बंगाल की खाड़ी इधर पड़ जाती है। ठीक, ये पूरा। अब यहाँ पर हम बात करें तो पाक जल संधि किन के बीच में है? तो भारत और श्रीलंका। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है कि पाक जल संधि किन दो देशों के बीच में है? भारत और श्रीलंका। पाक एक अंग्रेज नाम था, अंग्रेज कार्य था, उसी के नाम पर ये रखा गया है।
पाक खाड़ी भी इनके बीच में है, राम सेतु भी इन्हीं के बीच में है, भारत श्रीलंका के बीच में। मन्नार की खाड़ी भी जो है आप देख पा रहे हैं कि मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका के बीच में ही पड़ती है, ठीक है। तो इस तरह से आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला जो पंबन द्वीप है, देखो जो पंबन द्वीप की हम बात करें, पंबन आइलैंड की बात करें, तो पंबन द्वीप ये यहां पर आप देख पा रहे हैं, ये देखो पंबन द्वीप है, ठीक है। अब पंबन द्वीप, रामेश्वरम द्वीप इसी पर स्थित है, तो आप देख रहे हैं यहाँ रामेश्वरम लिखा हुआ है, तो रामेश्वरम इसी पर स्थित है। धनुषकोडी भी यहीं पड़ता है, ठीक है, धनुषकोडी रामेश्वरम। पंबन ब्रिज द्वारा भारत की मुख्य भूमि से ये जुड़ा हुआ है। जो ये पंबन द्वीप है, पंबन ब्रिज के जरिए से भारत से 2 किलोमीटर दूरी का ये ब्रिज बनाया गया है ऐसे, और इसी से क्या है, जुड़ा हुआ है, ठीक। आप देख पा रहे हैं, यहाँ मैप में बनाया भी गया है, देखो ये इंडिया है, और इंडिया के बाद अगर हम लोग बात करें भारत के बाद, तो ये पंबन द्वीप पड़ता है, जो बीच का हिस्सा है ये पंबन द्वीप है, और ये 2 किलोमीटर क्या है, ब्रिज बनाया गया है। इसके जरिए से भारत से ये पंबन द्वीप 2 किलोमीटर का ब्रिज बना के जोड़ा गया है। और ये राम सेतु है, राम सेतु आप सभी जानते हैं कि आदम का पुल, अब तो ये जो है अदृश्य है, अब दिखाई नहीं देता है, लेकिन जब भगवान राम सीता माता को लेने के लिए जो है रावण की लंका में जाते हैं, तो वहाँ पर नल और नील के माध्यम से पत्थर फेंके जाते हैं, ये वही पत्थर दिखाई दे रहे हैं आपको, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो अब ये अदृश्य हो चुका है ये वाला ब्रिज, तो बट यहाँ पर ये धनुषकोडी है, और ये धनुषकोडी से पंबन द्वीप पर धनुषकोडी रामेश्वरम दोनों स्थित हैं, और धनुषकोडी से श्रीलंका का जो सबसे पहला स्थान ये तलाई मन्नार, इसके बीच की डिस्टेंस लगभग दूरी 48 किलोमीटर की है। तो ये आदम का पुल, इसे ही राम सेतु जो है कहा जाता है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे बहुत आसान तरीके से। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं, तो अब देखो पंबन द्वीप कहाँ पर है, पंबन द्वीप भारत श्रीलंका के बीच में है, राम सेतु भी भारत श्रीलंका के बीच में, ये सारी बातें। रामेश्वरम कहाँ है, ये तमिलनाडु का हिस्सा है जो पंबन द्वीप पर है, ठीक है। ये सारे प्रश्न आप ध्यान रखेंगे। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक उठा लेते हैं, अगला इसी में देखो राम सेतु के विषय में आपको पढ़ना है। राम सेतु की हम लोग बात करें साथियों, तो देखो एविडेंस, इसके साक्ष्य वर्तमान में नहीं है, मैंने वही आपको बताया हुआ है कि अब प्रेजेंट टाइम में ये नहीं है, ठीक है। भगवान राम द्वारा ये निर्मित किया गया था, धनुषकोडी से तिलाई मन्नार तक। इसे आदम का पुल कहा जाता है, आदम ब्रिज कहा जाता है, और इसकी लंबाई 48 किलोमीटर की लगभग थी। और हम बात करें, एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन EEZ होता है, विशिष्ट आर्थिक जोन जो होता है, यह 200 नॉटिकल मील तक होता है, यानी 1 नॉटिकल मील में लगभग 1.85 किलोमीटर होते हैं। यह सागरों में सीमा का निर्धारण करता है कि कोई देश अपने जो है नज़दीक सागर में इतनी सीमा तक उसकी जो है बाउंड्री होती है, ठीक। इसके बाद वो आगे नहीं जा सकता, यानी देश के समुद्र तट पर जो है बेस लाइन बनाई जाती है। एक क्या बनाई जाती है, बेस लाइन, जिसमें 12 नॉटिकल मील समुद्र की ओर जो है समुद्र तक पानी को टेरिटोरियल या अधीनस्थ जोन कहा जाता है, आर्थिक जोन कहा जाता है। और 12 नॉटिकल मील के आगे तो जो है कॉन्टिग्यूअस जोन हो जाता है। EEZ तीसरा जोन है जो 200 नॉटिकल मील तक होता है। तो ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि 200 नॉटिकल मील तक EEZ जोन होता है, मतलब इतनी दूरी तक जो है कोई भी देश कुछ भी कर सकता है, अपने तेल के जो है तेल निकाल सकता है वहां से, या समुद्र में जो भी पाया जाता है तो उसका क्षेत्र माना जाता है, ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। या इसको हम अंतर्राष्ट्रीय जल सीमा बोलते हैं, उसकी सीमा उस देश की सीमा होती है 200 नॉटिकल मील तक, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो जो अगला आपका होता है पाकिस्तान देश। तो जैसे श्रीलंका के साथ हम लोगों ने सारी बातें समझी, वैसे पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान तो अपने आप में आप सभी जानते हैं कि आए दिन चर्चा में बना रहता है, ठीक है। स्थिति तो ज़्यादा अच्छी नहीं है, स्थिति तो भारत के उत्तर प्रदेश जैसी ही है, लेकिन ठीक है, देश है। तो यहाँ पर पाकिस्तान के साथ आपको समझना है, देखो पाकिस्तान इट वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1947, 1947 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक बात। अब पाकिस्तान और भारत के बीच में साथियों जो है रेड क्लिफ रेखा है, और ये मैंने एक बार नहीं कई बार मैंने आपको वीडियोस में क्वेश्चंस के माध्यम से पढ़ाया हुआ है। पाकिस्तान की सीमा से भारत के 4 राज्य मिलते हैं, वो होते हैं गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर हो जाते हैं। आप मैप में देख भी रहे हैं, पाकिस्तान का कुछ नक्शा इस तरह का है, और ये POK पड़ जाता है, सर क्रीक पड़ जाता है, ठीक है। इस तरह से जो है कच्छ की खाड़ी पड़ जाती, सभी अभी हम पढ़ेंगे। अब भारत एवं पाकिस्तान के बीच में डिस्प्यूट किस बात का है, विवाद किस बात का है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो विवाद है वो सरक्रीक को लेकर के भी है, रन कच्छ को यानी कच्छ के रन को लेकर भी है, सिंधु नदी को लेकर भी है, और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर को लेकर भी है। मतलब ये जो एरिया है POK, इसको लेकर भी भारत पाकिस्तान के बीच में विवाद है।
कच्छ का रण ये जो है इसको भी लेकर के विवाद है। सरक्रीक जो सीमा रेखा होती थी, ठीक है, पश्चिमी, उसको भी लेकर के विवाद है। और सिंधु नदी तो आप सभी को पता है चाइना से मानसरोवर से निकल के ऐसे पाकिस्तान आती है, तो इसको भी लेकर विवाद है, ठीक है। तो इन सभी को हम बारी बारी समझेंगे। एक एक मैंने आपको स्लाइड लगा के समझाने का प्रयास किया है। मैंने देखो हमेशा मैं बताता हूं कि आपको नोट्स बड़े सुंदर बनाने हैं। जब आप नोट्स अच्छे बनाओगे ना तो ऑटोमेटिक, अगर आपकी जीएस कमजोर है तो जीएस में आप एक्सपर्ट बन जाओगे। बस नोट्स अच्छे बनाओ, समझने का प्रयास करो, चीज़ों को रटने का प्रयास नहीं करना है कि नहीं रट लिया। रटोगे तो 2-3-4 दिन में फिर अगर रिवाइज नहीं करोगे तो वो चीज़ें आपके दिमाग से जाने लगेंगी। लेकिन एक बार अपना नोट्स आप बढ़िया बना लोगे, बाई मैप के जरिए से आप बढ़िया से समझ लोगे ना, तो बिल्कुल आपको ये चीज़ें भूलेंगी नहीं, ठीक है। अभी मैं खुद अपनी बात कर रहा हूँ कि मैंने 1 साल हो गया मैं जीएस का कंटिन्यू नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा-सा रीज़न है, उसकी वजह से मैं जीएस नहीं पढ़ा रहा हूँ। उसके पहले मैंने लगातार तो मैं पिछले 10 सालों से पढ़ा ही रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे आज भी जो है ये सारा सब कुछ याद है। ऐसा नहीं है कि मैंने पढ़ाया नहीं है तो मुझे भूल गया। क्यों? क्योंकि तैयारी अच्छी है, नोट्स अच्छे बने हैं और सब कुछ बढ़िया से पढ़ा गया है, ठीक है। तो जब आप भी बेहतर तरीके से समझेंगे, पढ़ेंगे तो चीज़ें आपको याद रहेंगी। अब यहाँ पर हम जो है अगला देख लेते हैं। तो अगला हम बात करें तो ये सरक्रीक को समझते हैं। देखो ये 96 किलोमीटर लगभग इसकी लंबाई होती है। सरक्रीक है क्या? तो साथियों सरक्रीक एक दलदली क्षेत्र है, एक मार्शी एरिया है और यहाँ मछली और खनिज तेल के काफ़ी भंडार पाए जाते हैं। सरक्रीक पाकिस्तान के सिंध एवं गुजरात के कच्छ के मध्य में है। तो आप देख रहे हैं पाकिस्तान का ये सिंध जिला और ये गुजरात का कच्छ, इनके बीच में है सरक्रीक, ठीक है, जो पाकिस्तान और भारत के बीच में एक बाउंड्री हुआ करता था। लेकिन अब जो है ये गौर माता हो गया है। सरक्रीक का नया नाम, इसकी जगह अब सीमा रेखा विवाद की वजह से नई सीमा रेखा हो गई है गौर माता, ठीक है। ये भारत का हो गया है पश्चिमी बिंदु, ठीक है। अब यहाँ पर अगला हम लोग लेते हैं, तो आगे कच्छ के रण की बात करते हैं। देखो कच्छ का रण, इसको बहुत अच्छे से समझना है। लगभग इसका एरिया 23,300 वर्ग किलोमीटर है। कछुए के आकार का है, तभी कच्छ का रण कहा गया। दलदली क्षेत्र है, मार्सी एरिया है ये भी। तरंगों के अपर्दन या सागरी जल के पीछे हटने के कारण ये बना हुआ है। और कच्छ का रण हस्तशिल्प के लिए बहुत प्रसिद्ध है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सूर्योदय होने पर इसे देखने के लिए बहुत भारी संख्या में पर्यटक आते हैं, क्योंकि यहाँ का दृश्य बहुत अच्छा, जैसा कि आप देख भी रहे हैं यहाँ चित्र में कि कलरफुल थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, तो ऐसा देखने को मिलता है, इसलिए पर्यटक लोग यहाँ बहुत आते हैं। नमक और पेट्रोलियम के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है यहाँ नमक पेट्रोलियम। भारत का लगभग 75% नमक यहाँ से निकलता है, यहाँ से उत्पादन होता है। डिस्प्यूट की बात करें तो पाकिस्तान ने विवाद किया, कच्छ एक झील है एवं आधा भाग मांगा, लेकिन 1965 ईस्वी में कच्छ के एक भाग पर कब्जा कर लिया पाकिस्तान ने, ठीक। 1965 भारत पाकिस्तान युद्ध होता भी है और भारतीय सैनिकों ने अपना क्षेत्र वापस लेने के लिए कार्रवाई की और युद्ध छिड़ गया। और तब 1968 में 19 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने, आप सभी को पता अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जिसका मुख्यालय एम्स्टर्डम द हेग में पड़ता है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने निर्णय दिया कि 10% जो इसका हिस्सा होगा वो पाकिस्तान का होगा और जो 90% हिस्सा जो होगा वो भारत का होगा, ठीक है। तो रन हिंदी शब्द है, इसका अर्थ होता है रेगिस्तान। और देखो पाकिस्तान, यहाँ पर हम बात करें कच्छ के रन में एकदम नमक ही नमक है। नमक होने की वजह से इसे श्वेत सागर या सफेद सागर की संज्ञा दे दी जाती है। तो ऐसा भी पूछ लें कि सफेद सागर किसको बोलते हैं, तो कच्छ के रण को बोलते हैं, क्योंकि 75% भारत का नमक यहीं से निकाला जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आज की क्लास में आप लोगों ने दो देशों के विषय में, दो देशों के भारत के साथ क्या संबंध है। अब यहाँ पर एक प्रश्न तो खैर और भी रह गया है सिंधु नदी को लेकर के, उसको भी हम समझ लेते हैं। उसको मैंने स्लाइड में नहीं लगाया, तो मैं उसको ऐसे बता देता हूँ, आपको समझा देता हूँ। देखो 1960 ईस्वी में सिंधु जल समझौता हुआ था। कौन सा समझौता? सिंधु जल समझौता। सिंधु जल समझौता प्यारे साथियों आपसे पूछा जाए कब हुआ? 1960 ईस्वी में हुआ। अब ये सिंधु जल समझौता जो था, ये एक्चुअल में पूरी नदियां कितनी थी? तो 6 नदियां थी। एक सिंधु नदी, झेलम नदी, चिनाब नदी होती है, सिंधु झेलम चिनाब, और रावी हो जाती है, व्यास हो जाती है और सतलज हो जाती है। ये 6 नदियां हो जाती हैं। इन 6 नदियों को लेकर के एक समझौता हुआ 1960 में। और 1960 में समझौता क्या होता है जरा ये समझने वाली बात है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में समझौता ये हुआ कि सिंधु झेलम और चिनाब, इन 3 नदियों का
इन 3 नदियों का जो है 80% जल पाकिस्तान यूज करेगा। कौन यूज करेगा? पाकिस्तान। और 20% जल कौन यूज करेगा? भारत यूज करेगा। लेकिन इसके बाद में जो बची 3 नदियां हैं, रावी, व्यास और सतलज, इनका 80% पानी, 80% जल भारत उपयोग करेगा, भारत यूज करेगा, और 20% जो जल होगा वो पाकिस्तान यूज करेगा। तो ये सिंधु जल समझौता होता है। तो यहां से बहुत बेहतर क्वेश्चन आपसे यही पूछते हैं कि सिंधु जल समझौता किन 2 देशों के बीच में हुआ? भारत और पाकिस्तान के बीच में होता है, भारत और पाकिस्तान के बीच में होता है। दूसरी बात, सिंधु जल समझौता कब हुआ? तो ये 1960 में हुआ था। ये दो बेहतर क्वेश्चन आपके लिए बन जाते हैं। तो प्यारे साथियों, आशा करते हैं कि आज की क्लास बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आई होगी। तो जो भी हमारे साथी, जो भी हमारे स्टूडेंट्स चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ आप चैनल को प्रमोट जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने साथियों तो जरूर भेजिए, क्योंकि आपको मैं बहुत बेहतर से बेहतर क्लास देने का प्रयास करता हूं। और कोई अगर त्रुटि गलती भी हो जाती है तो आप इसको कमेंट बॉक्स में लिख के बता भी सकते हैं। और आज के लिए हम लोग इतने रखते हैं। नेक्स्ट हम लोग फिर से जो है एक नए टॉपिक के साथ और फिर से मिलेंगे। आज के लिए धन्यवाद।